तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में। ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये आपके एग्जाम के अभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, प्लस साथ ही साथ ये आपके आगे के सिलेबस के लिए भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, कॉइन को टॉस करने से क्या मिलता है, ये जितनी भी चीजें हैं अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके बहुत सारे डेफिनेशन आप देखोगे बुक्स में आपको दिया रहेंगे, अलग अलग डेफिनेशन आपको दिए रहेंगे। ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसका क्या होता है, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ उसके उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन होता है साइंस ऑफ चांस या साइंस ऑफ चांसेस। मतलब किसी चीज के होने का कितना चांस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है। एक अगर मेरे पास एक फेयर कॉइन है जिसमें एक साइड हेड लिखा हुआ है और एक साइड टेल लिखा हुआ है। अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूंगा, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अब मेरे को यह जानना है कि कितना चांस है कि जो कॉइन है वो हेड शो करेगा। तो 1/2 50% चांस है कि जहां पर जो है वो क्या करेगा, वो जो है हेड शो करेगा, और 50% चांस है कि वो क्या करेगा, टेल जो है शो करेगा। तो 50% चांस इसका है, 50% चांस जो है इसका है। तो इसी का स्टडी करना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। और भी आपको अदर डेफिनेशन जो है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी या साइंस ऑफ चांसेस के बारे में जो है होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करने जाते हैं। इसके हो सकता है आपने इसके बारे में पहले से भी पढ़ा होगा कि ये चीजें क्या होती हैं, लेकिन वापस से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो चीज है जो कि हमको प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, एनी एक्टिविटी, मैं यहां पर इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। एनी एक्टिविटी विच हैज एनी एक्टिविटी विच हैज, देखो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से अगर ये दो चीजें हमको अगर मिलती हैं या दो चीजें इसके लिए कंडीशन कंपलसरी होती है, तो कोई भी एक्टिविटी जिसको करने से अगर वो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग बोलेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है कि किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलते हैं, जब उसके मोर देन वन आउटकम्स हो। तो पहला पॉइंट है मोर देन वन आउटकम्स। आउटकम्स का ही दूसरा नाम होता है रिजल्ट। मोर देन वन आउटकम्स और रिजल्ट। जैसे एक कॉइन को अगर मैं, एक फेयर कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो उसके एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, हेड या टेल, एक से ज्यादा रिजल्ट हुआ। उसी तरीके से अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं तो डाई में को रोल करूंगा तो मेरे को क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कोई भी एक नंबर मिल सकता है। तो डाई को रोल करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक से ज्यादा है। तो इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि भी दूसरा पॉइंट बचा हुआ है। तो किसी भी एक्टिविटी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे कब, जब वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, एंड फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, मोर देन वन आउटकम्स, उसके एक से ज्यादा आउटकम्स होने चाहिए। सेकेंड, रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। मतलब दूसरा कंडीशन यह होता है किसी भी एक्टिविटी का रैंडम एक्सपेरिमेंट होने का कि उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस किया तो मैं गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि अभी टॉस करूंगा तो हेड आएगा और अभी टॉस करूंगा तो टेल आएगा। हाँ, चांसेस दोनों के 50-50% है। तो कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि इन दोनों गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, जिसके एक से ज्यादा रिजल्ट मिलने चाहिए और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में पहले से हम लोग प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हो, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एग्जांपल में जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या लिख सकते हो, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने से हमको पता है कि एक से ज्यादा रिजल्ट आएगा और उसके रिजल्ट का प्रिडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर कॉइन कैसा होना चाहिए, कॉइन शुड बी फेयर, फेयर, ठीक है। अगर कॉइन अनफेयर है, अनफेयर मतलब जिसके दोनों साइड हेड है या दोनों साइड टेल और टेल है, अगर उस कॉइन को टॉस करेंगे तो वो फिर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर दोनों साइड हेड और हेड हैं तो उसको आप कितने भी बार टॉस कर लो हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा। अगर दोनों साइड टेल और टेल है तो कितने भी आप उसको टॉस कर लो हमेशा टेल ही शो करेगा। तो फेयर कॉइन मतलब जिसमें दो साइड होते हैं और दोनों साइड अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हो गया हमारा रोलिंग या थ्रोइंग अ डाई भी बोल सकते हैं। रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करना भी हमारे लिए क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है होगा, क्योंकि इसके एक से ज्यादा रिजल्ट होंगे, प्लस इसका क्या रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम लोग एडवांस में प्रिडिक्शन जो है नहीं कर सकते। तो ये है हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो अगला चीज जो हमको देखना है इसमें सेकेंड डेफिनेशन है, वो है सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस जो है क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग सैंपल स्पेस लिखते कैसे हैं उसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी मान लो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से जो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जो मिल सकते हैं, उनके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस जो है बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को जो है एक बार रोल किया, मतलब एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो क्या क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। इसको इस तरीके से करली ब्रैकेट बनाकर अगर मैं आउटकम्स को लिखता हूं, तो ये जो चीज होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस जो है बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, एच कॉमा टी। उसी तरीके से अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो एक डाई को रोल करने से ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं और इन सारे आउटकम्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, ऐसा भी मान लो हमको मिल गया, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को मान लो हमको 2 बार टॉस करना है, तो जब 2 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों बार मतलब दोनों बार हो सकता है टेल टेल आ जाए, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम से दोनों बार टेल टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, या हेड या टेल, ये 4 पॉसिबल जो है इसके रिजल्ट हैं। तो ये चारों क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस जो है कहलाएंगे। किसके सैंपल स्पेस कहलाएंगे, एक कॉइन को 2 बार टॉस करने से जो होगा वो उसका सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब सैंपल स्पेस के बाद जो है, ये जो सैंपल स्पेस में जो जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना 1 2 3, मतलब सैंपल स्पेस में जो जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, एलिमेंट बोल सकते हो या एलिमेंट्री आउटकम्स भी जो है आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, सैंपल स्पेस लिखना सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक है। तो आप याद रखना, हर एक्टिविटी का या हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के सैंपल स्पेस लिखोगे जिसका सैंपल स्पेस प्रैक्टिकली लिख पाना पॉसिबल होगा। जैसे एक कॉइन को मान लो मैंने 2 बार टॉस किया, ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे को कितने रिजल्ट मिल गए, 4। अच्छा, कॉइन के केस में एक फॉर्मूला भी होता है ना,
मतलब इस पर वापस आएंगे कि कौन कौन से आउटकम्स या कौन कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख सकते हैं और किन किन चीजों का नहीं लिखा जा सकता है। तो जिसको आप प्रैक्टिकली लिख पाओगे सिर्फ और सिर्फ उसी के सैंपल स्पेस लिखोगे, जिसमें बहुत ज्यादा आउटकम्स होंगे उसको आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो कॉइन को टॉस करने से उसके सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर में n। अब एन क्या है, कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो। जैसे आप एक कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो एन के प्लेस में 1 आएगा, 1 आएगा मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2। देखो दो ही रिजल्ट मिले, एक कॉइन को एक बार टॉस करने से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, n इज इक्वल टू 2, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। ये देखो यहाँ पर 4 एलिमेंट आ गए। अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो 3 बार टॉस करोगे मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8। इस तरीके से 4 बार करोगे तो 2 की पावर में 4 मतलब 16। तो क्वाइन के केस में जब मैक्सिमम 3 टाइम्स जब दिया हो उन्हीं का सैंपल स्पेस आप लिखना। जब एक क्वाइन को बोलेगा कि 4 बार टॉस किया गया तो उसके सैंपल स्पेस जो है काफी ज्यादा आएंगे, 16 आएंगे। तो 16 को लिख तो सकते हैं लेकिन आप लिखना मत। मतलब अगर आपको क्वेश्चन 3 बार टॉस तक का दिया हुआ है उसी का सैंपल स्पेस आप लिखोगे। तो जैसे मैंने 2 का तो बता दिया कैसे लिखना है, मतलब कॉइन को 2 बार टॉस करने से जो सैंपल स्पेस आएगा उसको मैंने लिख के बता दिया। अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, 3 बार टॉस करने के बाद कितना आउटकम्स आएगा 8। तो ये आउटकम्स कैसे लिखोगे, तो देखो एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या करना, 8 है तो 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड लिखना और 4 बार क्या करना आप टेल लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, 2 बार हेड लिखना 2 बार टेल लिखना, फिर 2 बार हेड लिखना 2 बार टेल लिखना, फिर एक हेड एक टेल एक हेड एक टेल एक हेड एक टेल एक हेड एक टेल। इस तरीके से लिखोगे तो जो आपका आएगा वो होगा सैंपल स्पेस। अगर मान लो अगर आपको एक कॉइन को 4 बार टॉस किया और उसका सैंपल स्पेस लिखना है, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, वैसे 4 बार के लिए नहीं आएगा। अगर 4 बार का अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 की पावर में 4 आएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो उस केस में क्या करोगे, पहले 8 बार हेड लिखोगे 8 बार टेल लिखोगे, फिर 4 बार हेड लिखोगे 4 बार टेल लिखोगे, 2 बार हेड लिखोगे 2 बार टेल लिखोगे, फिर एक हेड लिखोगे एक टेल लिखोगे। इस तरीके से आप उसके सैंपल स्पेस जो है लिख सकते हैं। तो क्वाइन के केस में टोटल सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर में n जो है होता है। उसी तरीके से डाइस के केस में अगर एक डाइस को आप रोल कर रहे हो तो उसके टोटल सैंपल स्पेस कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर में n। 6 की पावर में n मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे मतलब डाई को जब एक बार रोल करोगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 आएगा। तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम्स आएंगे। अगर आप एक डाइस को 2 बार करते हो मतलब n की वैल्यू 2 आएगी, n की पावर 2 मतलब 36 हो जाएगी। 36 जो है आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, हाँ लेकिन डाइस के केस में आपको 2 तक का तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको मोस्टली जो क्वेश्चन देगा वो आपको 2 डाई का ही देगा। ठीक है, तो कॉइन के केस में 3 टॉस तक का लिखना, डाई के केस में 2 थ्रो तक का सैंपल स्पेस लिखना। बाकी सब जो इनकन्वीनियंस है जिसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है आप उसको नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई कॉइन के बारे में और डाइस के बारे में। इनके सिंपल स्पेस कैसे लिखने हैं, किस तरीके से आपको अरेंज करना है, कैसे पता करना है कितने सैंपल स्पेस होंगे, मैंने आपको फॉर्मूले जो है बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया सैंपल स्पेस क्या है, हमने देखा कि सैंपल स्पेस लिखते कैसे हैं कॉइन का डाइस का। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है कार्ड्स के बारे में देखेंगे, तो मैं वहां पर कार्ड्स के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कार्ड्स जो है कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या फेस कार्ड होता है, किसको हम लोग जो है नॉर्मल कार्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, हार्ड क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको सैंपल स्पेस किसी भी इवेंट का लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सैंपल स्पेस तो हमने देख लिया, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इवेंट्स के बारे में। ठीक है, सो इवेंट्स क्या होता है, सो बेसिकली इवेंट इज अ सबसेट ऑफ इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी आपके पास सैंपल स्पेस होता है उसी में से कुछ एलिमेंट्स निकलकर बाहर आते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने सेट वाले थ्योरी सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सेट सबसेट, तो उसी तरीके से जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं इवेंट का।
मान लो एक हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वाज थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाइस। तो थ्रोइंग अ डाइस का सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। इस सैंपल स्पेस के बेसिस पर मैंने एक एक्टिविटी ए डिफाइन की, गेटिंग एन ऑड नंबर बाय थ्रोइंग अ डाई। मतलब अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक डाई को थ्रो किया तो कितना चांस है या कितना मतलब परसेंट चांस है कि ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, तीनों में से कोई एक आ सकता है। और ये देखो 1, 3, 5 सैंपल स्पेस का ही क्या है? सबसेट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो ए एक्टिविटी जो है वो एक इवेंट है। ठीक है। उसी तरीके से मान लो मैं दूसरा डिफाइन करता हूं, अ नंबर विच इज लेस देन 5, लेस देन 5। 5 से छोटे नंबर में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये भी देखो सैंपल स्पेस का ही क्या है? सबसेट है। तो बी भी क्या है? एक इवेंट है। तो इवेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया? सैंपल स्पेस से ही निकले हुए कुछ आउटकम्स जो कि क्या होते हैं? वो सबसेट कहलाते हैं, वो होते हैं आपके इवेंट्स। अब इसके बाद जो है, अच्छा, टाइप्स ऑफ इवेंट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के हम लोग सैंपल स्पेस लिखना जो है सीखते हैं कि किस तरीके से सैंपल स्पेस जो है हमको लिखना है। कॉइन का, डाइस का। कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे, अगर एक कॉइन और एक डाइस को टॉस करते हैं तो कैसे लिखेंगे, वो सब के बारे में जो है हम लोग अभी देखते हैं। सो एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को मेरे को 2 बार क्या करना है? टॉस करना है। इसके सैंपल स्पेस आपको लिखने हैं। तो देखो 2 बार टॉस किया आपने तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 की पावर में n, n के प्लेस में 2 रख दो, 2 2 जार 4। तो 2 2 जार 4 मतलब आप क्या करोगे? इसमें पहले 2 बार हेड लिखोगे, 2 बार टेल लिखोगे, फिर एक हेड, फिर एक टेल, फिर एक हेड, फिर एक टेल। तो इसके सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस का लिखना। ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास कुछ दूसरा एक्टिविटी है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन। ये आपका क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन। अब देखो यहां पर एक प्रोबेबिलिटी में एक अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप 2 डाई को एक बार थ्रो करो या एक डाई को 2 बार थ्रो करो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 डाई लिया अपने दोनों हाथों में और दोनों को थ्रो कर दिया, इसका मतलब, और एक डाई को लेकर 2 बार थ्रो करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, सो बोथ आर सेम। तो देखो 2 डाइस आर थ्रोन, एक सैंपल स्पेस आपको पक्का लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेसिस पर अभी हमको बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर आप एक डाई को 2 बार थ्रो करते हो या 2 डाई को एक बार थ्रो करते हो, उसके सैंपल स्पेस जो है क्या क्या आएंगे। तो देखो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखना है आपको। तो देखो अगर डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है तो टोटल इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे? 6 की पावर में n। और n क्या होता है? जितने बार थ्रो हुआ है। तो 2 बार थ्रो हुआ है, 6 की पावर में 2 मतलब कितना हो जाएगा? 36। तो इसके आपको 36 आउटकम्स लिखने हैं। और एग्जाम में भी आपको डाइस के 2 केसेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में डाइस रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन मिला तो वो सिंगल थ्रो से नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल थ्रो बहुत आसान है। या तो वो 2 बार थ्रो करने के लिए बोलेगा, उससे कुछ प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा, या 2 से ज्यादा बार आपको थ्रो करने बोलेगा और उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए वो बोलेगा। तो पहले देखो जब हम लोग डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। सो आप पहले लिखोगे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप 6 बार वर्टिकली 1 2 3 4 5 और 6 लिखोगे। 2 बार हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 बार हो गया। 2 बार और 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6। अभी आपने क्या लिखा है, वर्टिकली 1 2 3 4 5 लिखा है, आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे, कॉमा 1 इसको ब्रैकेट में लिखोगे, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पर लिखोगे 6। फिर यहाँ आएगा 2,1, फिर यहाँ आएगा 2,2, यहाँ आएगा 2,3। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली अब लिखना चालू करोगे। 5, यहाँ आएगा 6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर इसके बाद 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। फिर 5,1, यहाँ 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये आपके टोटल 36 सैंपल स्पेस जो है होंगे। ठीक है, इसमें जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं डबलेट्स करके, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा डबलेट्स। डबलेट्स मतलब जैसे 1 1, मतलब दोनों प्लेसेस पर सेम नंबर आना चाहिए, उसको बोला जाता है डबलेट्स। तो 1 1 डबलेट है, 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट है, 4 4 डबलेट है, 5 5 डबलेट है और 6 6 डबलेट है। इसका मतलब है अगर आप एक डाई को 2 बार थ्रो करते हो तो उसमें डबलेट्स कौन कौन हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब टोटल 6 डबलेट जो हैं हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका सैंपल स्पेस जो है लिखोगे। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल स्पेस लिखना सीख रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मान लो तीसरा क्वेश्चन है एक हमारे पास, जिसमें बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक साथ किया गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन। तो इसके सैंपल स्पेस लिखने, मतलब एक हाथ में मैंने कॉइन को टॉस किया और दूसरे हाथ से मैंने डाइस को थ्रो किया, तो इसके सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो, हो सकता है कि कॉइन में हेड आया हो और डाई में 1 आ गया हो, या हो अच्छा कॉमा लगा के लिखना, नहीं इस तरीके से ब्रैकेट में, जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो ना, सेट्स में फंक्शन में आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा होगा, इसी तरीके से इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो एच कॉम मतलब हेड और 1 हो सकता है, या हेड या 2 हो सकता है, या हेड या 3 हो सकता है, ऐसे करते करते हेड और 6 हो सकता है। या हो सकता है कि कॉइन में टेल आया हो और इसमें 1 आया हो, इसमें टेल आया हो, इसमें 2 आया हो, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। तो ये इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस जो है होगा। तो इस तरीके से आप इसका सैंपल स्पेस जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो एक अगले क्वेश्चन पे, जैसे कि एक सैंपल स्पेस लिखना है, मान लो हमको अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, इफ इट शोज टेल, इफ इट शोज टेल, वी ड्रॉ अ बॉल, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, from a box which contain two red, which contain two red and two red, three black balls, three black balls। ठीक है, फुल स्टॉप। if it shows, if it shows head, we throw a die, we throw a die, find the sample space, find ace। देखो ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक कॉइन को टॉस किया गया, मान लो हमारे पास है एक कॉइन, उसको टॉस किए, तो एक कॉइन को टॉस करने से क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, बोल रहा है पहले पार्ट में कि अगर टेल निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 2 रेड हैं और 3 ब्लैक है, वहां से एक बॉल ड्रॉ करते हैं।
उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर वो हेड शो करता है तो हम लोग एक डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है, मतलब टेल आने से हम लोग एक बॉक्स में जाएंगे और उस बॉक्स से एक बॉल पिक करेंगे, जिसमें क्या है, 3 हमारे पास जो है ब्लैक हैं और 2 हमारे पास रेड हैं। एक हेड आने से हम लोग क्या करते हैं, डाइस को जो है थ्रो करते हैं। तो क्या क्या सैंपल स्पेस जो है बन सकता है। तो देखो, मान लो पहले वाले में आया हेड, ठीक है, हेड आ गया। तो हेड आ गया तो फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक क्या बोलते हैं, डाई को थ्रो करेंगे तुरंत। तो हो सकता है कि इसमें हेड आएगा और डाई में 1 आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कॉइन में हेड आएगा और यहाँ 2 आएगा, H3 H4 H6 ऐसा हो सकता है। और क्वेश्चन में बोला कि जब टेल आता है, तो टेल आता है तो हम लोग बैक से एक बॉल उठाते हैं। तो मान लो टेल आया और मैंने बैक से एक बॉल उठाया, हो सकता है वो पहला रेड 1 होगा, या हो सकता है टेल और जो बॉल उठाया मैंने वो रेड 2 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि टेल आया और ब्लैक 1 आएगा, या हो सकता है टेल आएगा और ब्लैक 2 आएगा, टेल आएगा और ब्लैक 3 जो है आएगा। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 4 क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें सैंपल स्पेस लिख पाना क्या था, पॉसिबल था। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसका सैंपल स्पेस लिख पाना जो है बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसका सैंपल स्पेस जो है हम लोग लिख ही नहीं सकते। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका सैंपल स्पेस लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो नहीं लिख पाएंगे तो छोड़ देंगे उसको। क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन repeatedly until a 6 comes up, until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? मतलब बोल रहा है कि एक डाई को हमने थ्रो किया, ठीक है, और उसको तब तक थ्रो कर रहे हैं जब तक जो है क्या बोलते हैं कि रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। उसको इतने बार हम लोग थ्रो करेंगे कि जब तक 6 जो है हमको ना मिल जाए। तो देखो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि पहली बार में ही हमको 6 मिल जाए, जैसे ही मैंने डाई को थ्रो किया हो सकता है पहला वाला ही 6 हो जाएगा, या ये हो सकता है कि डाई में पहले 1 दिखाएगा, तो वही 1 दिखाएगा तो मेरा काम तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे को 6 चाहिए था। फिर मैं डाई को थ्रो करूंगा तो हो सकता है अब 6 दिखा दे, या हो सकता है कि पहले डाई में 2 दिखाए फिर उसके बाद डाई में 2 दिखाया, मेरा काम नहीं बना, वापिस से मैं एक और बार करूंगा तो हो सकता है 2 और 6 दिखा दे। इसी तरीके से 3 और 6 दिखा सकता है, 4 और 6 दिखा सकता है, 5 और 6 दिखा सकता है, या हो सकता है कि पहले एक्सपेरिमेंट में 1 आएगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 आएगा, तीसरे बार में 6 आएगा, क्योंकि मेरे को तब तक करना है जब तक 6 ना मिल जाए। उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि पहले बार में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, फिर 6 आएगा। उसी तरीके से यहाँ हो सकता है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसे बहुत सारे इसके सैंपल स्पेस जो है पॉसिबल है जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो जिसका सैंपल स्पेस नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग छोड़ देंगे कि हाँ 1-2 एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको जो है छोड़ देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम डाई के जैसा एक क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ टेल कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, मतलब कम से कम एक टेल तो उसमें दिखना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर वही है, एक मिनट क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए, अ कॉइन इज टॉस्ड, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अ कॉइन इज टॉस्ड repeatedly until a tail comes up first time। मतलब एक कॉइन को आपको इतने बार टॉस करना है कि जब तक उसमें टेल ना आ जाए। तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, मे बी पहली बार में ही आ जाए, या हो सकता है पहली बार में हेड आए दूसरी बार में टेल आए, या हो सकता है 2 बार हेड फिर टेल आए, फिर हो सकता है 3 बार हेड फिर टेल आए। तो ऐसे बहुत सारे इसके आउटकम्स जो है हो सकते हैं, तो सबको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको जो है छोड़ देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस का लिखना। आपको और भी सैंपल स्पेस लिखने हैं तो आपको बुक से बहुत सारे जो हैं मिल जाएंगे। चलो इवेंट्स हमने देख लिए, इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी सैंपल स्पेस से जो है कितने इवेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। सो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो, नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एस, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर में n। मतलब सैंपल स्पेस में जितने आउटकम्स होंगे, ठीक है, उतने उससे इवेंट्स बन सकते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन को मैंने जो है 2 बार क्या किया, टॉस किया, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो यहां पर कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, 4। तो इस सैंपल स्पेस से मैं कितने इवेंट्स बना सकता हूं, 2 की पावर 4 मतलब 16 इवेंट्स बन सकते हैं। अच्छा, वो हमको बनाने नहीं है ना, हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने, किसी सैंपल स्पेस में अगर 4 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो उससे कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो आंसर है 2 की पावर में n सैंपल स्पेस जो है बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में ऑपरेशन यूज करते हो उसी तरीके से यहां पर इवेंट्स में भी क्या होता है, अलजेब्रा जो है लगता है। तो जैसे अगर मान लो 2 इवेंट्स को हमको ऐड करना है, तो यहाँ हम लोग एडिशन नहीं लिखेंगे। मान लो हमारे पास 2 इवेंट हैं ए और बी, इवेंट्स क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर आपको क्या करना है, 2 इवेंट्स को ऐड करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ए यूनियन बी। और ये क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। अगर आपको यूनियन का ऑपरेशन लगाना है तो मान लो आपके पास 2 सेट हैं, एक है ए जिसमें 1,2 है और दूसरा है बी जिसमें 5,6 है। अगर मान लो आपको बोल दिया कि इसमें आप यूनियन लगाओ, तो जैसे आप सेट में करते थे, पहले वाले में जो एलिमेंट है दूसरे वाले में जो एलिमेंट है दोनों को मिलाकर लिख देते थे। हाँ, इसमें भी वही केस है कि रिपीटेशन जो है नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इनमें एक ऑपरेशन और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, एंड करके। तो ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ऐसे आउटकम्स जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लो मैंने एक इवेंट लिखा 1 2 4, ठीक है, एक इवेंट है ये, और दूसरा इवेंट में एलिमेंट है मान लो 2 4 6। अगर मेरे को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या चीज कॉमन, 2,4 जो है कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स जो है निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही चीज अभी हमारे लिए यूजफुल होगी, तो 2 ही चीज के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। अब जैसे एक और तीसरा ये भी हो सकता है, जैसे कि ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। तो इसको कैसे लिखेंगे नोटेशन के फॉर्म में, ए बट नॉट बी। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे और बी के ऊपर में लिख देंगे नॉट। ये जो ऊपर मैंने बार लगा इसका मतलब होता है नॉट, ए बट नॉट बी। उसी तरीके से बी बट नॉट ए होगा तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए नॉट। इस तरीके से जो है होगा। या हो सकता है यहाँ पर आपको चौथा ऑपरेशन मिल जाए, नीदर ए नॉर बी। तो उसका आप कैसे लिखोगे, ना तो ए ना ही बी, मतलब ए बार और बी बार। अगर आपको बोलेगा जैसे मान लो 3 इवेंट्स दे दिया ए बी और सी, और पूछा एटलीस्ट ए, कम से कम ए, तो उस समय आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालोगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो हैं ऑपरेशन यहाँ पर आपको लगाने होंगे क्वेश्चन के बेसिस पर। चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स प्रोबेबिलिटी में जो है होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इवेंट, देखो सबसे पहला जो इवेंट है इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस जो होंगे वो 100% जो है होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, या इसी को बोला जाता है सर्टेन इवेंट्स जो है बोला जाता है, ठीक है। मतलब वो हमेशा होगा ही। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया,
ठीक है, या एक डाई को मैंने थ्रो किया, अ डाइस इज थ्रोन। मान लो मैंने एक डाइस को जो है क्या किया, थ्रो किया, तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने आपसे पूछा एक इवेंट ए जिसमें गेटिंग, मैंने एक इवेंट लिखा जिसमें मैंने लिखा गेटिंग ईदर ऑड नंबर और इवन नंबर। तो अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो कितना चांस है या कितना पॉसिबिलिटीज है कि उसमें या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। तो ये चीज हमको पता है कि श्योर है, अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो जो नंबर अपीयर होगा या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा, सॉरी, या तो वो ऑड नंबर होगा या तो वो इवन नंबर होगा। अगर 1 आएगा तो ऑड, 2 आएगा तो इवन, 3 आएगा तो ऑड, 4 आएगा तो इवन। मतलब एक डाई को थ्रो करने से गारंटीड है कि या तो एक ऑड आएगा या तो ये इवन आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट जो है बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इसमें ऐसे आते हैं कि जैसे ये है, हमारे पास एक डाई को हमने थ्रो किया, उसके सैंपल स्पेस ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे, मतलब वो कौन कौन से एलिमेंट, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक इवेंट डिस्क्राइब करता हूँ ए, मतलब एक यानी हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अ डाइस इज थ्रोन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज एसोसिएटेड विद ए, और ए क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। एक डाई को हमने थ्रो किया और मैं पूछ रहा हूं कि एक इवेंट मैंने आपको दे दिया ए, और मैं बोला कि ए इवेंट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो 6 से बड़े हैं। तो देखो डाई में जो है जब हम लोग थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक का ही नंबर आता है, 6 से बड़ा नंबर तो कोई होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई आउटकम्स जो है ए में नहीं आ सकता जो कि 6 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, आउटकम्स हो। सो कंपाउंड इवेंट आप लिख सकते हो नेक्स्ट में, कंपाउंड इवेंट्स आर इवेंट्स व्हिच कंटेन मोर देन वन आउटकम्स, मोर देन वन आउटकम्स, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स हो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इवेंट्स जो है कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो है हमारा फोर्थ जो टाइप है इवेंट्स का, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो इवेंट हैं ए और बी, अगर आप उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हो और अगर उसका इंटरसेक्शन अगर 5 है, 5 मतलब कुछ नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एक डाइस को हमने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हमको क्या मिला, 1 2 3 4 5 और 6 मिला। फिर मैंने दो इवेंट डिस्क्राइब किए, इवेंट ए गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, और दूसरा इवेंट मैंने बी डिस्क्राइब किया, गेटिंग इवन नंबर। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए में आएंगे 1 3 और 5, बी में कौन कौन से आएंगे 2 4 एंड 6। तो दोनों में तो कोई चीज कॉमन ही नहीं है, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कोई चीज कॉमन ही नहीं है, 5 है। इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है होंगे, ठीक है। एक और इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। सो अगला जो टाइप है हमारा वो है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, तो मान इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा, अ, जैसे कि मान लो एक डाई को हमने थ्रो किया, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन, तो आपका सैंपल स्पेस पता चल गया कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 होंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जॉस्टिव होता क्या है, और मैंने यहाँ पर जो है कुछ इवेंट्स डिस्क्राइब किए। जैसे मान लो मैंने पहला इवेंट ए डिस्क्राइब किया, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। फिर मैंने बी डिस्क्राइब किया, नंबर लेस देन, नंबर लेस देन 4, और मैंने सी डिस्क्राइब किया, नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो एक सैंपल स्पेस है हमारे पास
और उसमें मैंने पहला इवेंट डिस्क्राइब किया गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर मतलब कौन कौन हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है। नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यहां पर लिख देता हूं मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो कौन कौन आएगा 4 5 और 6। तो यहां पर जो इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, ये एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे कब, जब मैं निकालूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी, और जितने भी इवेंट्स हैं अगर उसका यूनियन निकालने से वापिस से हमको वो सैंपल स्पेस दे देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहां पर देखो जब मैं ए का, बी का और सी का यूनियन लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। अब आपको किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है ना, जैसे यहाँ पर 1 आ गया है, 1 आ गया तो 2 बार 1 1 नहीं लिखोगे, सिर्फ एक ही बार लिखोगे। तो क्या होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर हमारे पास कोई इवेंट है एक से ज्यादा जिसका यूनियन निकालने से अगर वापिस से हमको सैंपल स्पेस मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट जो है करके। है ये चीज समझ में आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जितना भी टाइप्स हमने पढ़ा उसी के बेसिस पर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब एक डाई को हमने थ्रो किया सिंगल टाइम्स और उसके नीचे हमको कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, उसके आउटकम्स जो है हमको लिखने हैं, प्लस हमको ये बताना है कि ये इवेंट का टाइप्स कौन सा होगा। तो जैसे पहला है, देखो यहाँ पर पहला इवेंट आपको अच्छा पहला तो सैंपल स्पेस देखो, एक डाई को अगर आप एक बार थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस में आपको क्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मिलेंगे। तो पहला है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो नंबर लेस देन 7 मतलब कौन कौन आएंगे 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सा इवेंट होगा, ये श्योर है एक डाई को हम लोग थ्रो करेंगे तो 7 से छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बी, बी में क्या है नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ग्रेटर देन 7 मतलब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तीसरा इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कौन कौन से आएंगे 3 और 6 आएंगे। उसके बाद बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए में ये पूरे एलिमेंट है, बी में तो कुछ है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 आएगा, मतलब ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उसके बाद अगला इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 और 6 आएंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी निकालना होगा इंटरसेक्शन, जो भी आपको निकालना हो, एग्जॉस्टिव दिखानी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखानी है, आप इस तरीके से इसके डेफिनेशन के बेसिस पर जो है आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, मतलब 3 कॉइन को हमने टॉस किया, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन का एक बार टॉस करो, दोनों का मतलब सेम है। आपको कुछ ऐसे इवेंट डिस्क्राइब करने हैं, दो मतलब मैं क्वेश्चन यहां पर आपको लिख रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। पहला क्वेश्चन है आपको डिस्क्राइब करना है दो इवेंट ए और बी जो कि क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो इवेंट आपको लिखने हैं ए और बी, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब देखो एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर में 3 मतलब उसके क्या क्या आउटकम्स आएंगे 8 जो है उसके आउटकम्स होंगे। अब आपको दो इवेंट ऐसे डिस्क्राइब करने हैं ए और बी जो कि दोनों कैसे होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एक इवेंट अपने मर्जी से ऐसा लिखूंगा गेटिंग 3 हेड्स, मतलब तीनों बार हेड आना चाहिए, और दूसरा इवेंट लिख दूंगा मैं गेटिंग 3 टेल्स। तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स आएंगे एच 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 आएंगे, इसमें कौन आएंगे टी 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 आएंगे, दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन मिलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव, ऐसे आप सोच सोच के इसके लिख सकते हो।
ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी। मतलब अभी तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी इवेंट्स के बारे में, अगले वीडियो से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इसमें थ्योरम है, एक्सोमेटिक थ्योरम है, उसके बाद बायस थ्योरम है, एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल थ्योरम है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।